वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं दिल को छू लेने वाली बहुत ही अलग फील गुड मूवी जो कि 2003 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है लव कम्स सॉफ्टली। जी हाँ दोस्तों, प्यार जितना नाजुक एहसास है ना, उतना ही धीरे धीरे वो इंसान के दिल पे दस्तक देता है और फिर दिल में समा जाता है। तो चलिए मूवी के अंदर। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ पे हरे भरे घास के मैदान, खूबसूरत जंगल और इन सब के बीच में एक खूबसूरत गाँव भी है। ये साल है दोस्तों 1880 का। उस वक्त लोग घोड़ा गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह खासकर लंबे सफर तय करते थे, मतलब कारवां में जाते थे। तो ऐसे ही कारवां में सफर करते हुए कपल को दिखाते हैं। पत्नी का नाम है मार्टी और पति का एरॉन। बहुत लंबा सफर होता है दोस्तों। मार्टी बहुत थक जाती है और गाड़ी में सिकुड़ कर बैठने की वजह से घुटन बहुत होती है उसको। कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहती है तो गाड़ी से उतर जाती है वो, लेकिन एरॉन कहता है कि हमें जल्दी अपने मुकाम पे पहुंचना है, प्लीज आ जाओ। लेकिन मार्टी नहीं मानती। उसे मनाने के लिए एरॉन भी उतर जाता है और दोनों बहस करते हुए चलने लग जाते हैं। चलते चलते वो अपने मुकाम को देख पाते हैं दोस्तों। दोनों बड़े खुश होते हैं कि हम इतनी सुंदर जगह पे रहने वाले हैं। बताओ, एक्चुअली क्या है ना, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार मतलब अलग लेवल का प्यार, लेकिन इनके घर वाले इनके रिश्ते के खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ। इसलिए दोनों ने चुपके से शादी की और अपने घर और गांव को छोड़कर भाग आए। यहाँ पास के गांव में एरॉन का एक दोस्त रहता है जिसने यहाँ घर बसाने में इनकी मदद करने का वादा किया है। तो इसी उम्मीद में दोनों आए हुए हैं। वो आगे का सफर बड़े मजे से तय करते हैं दोस्तों। गांव के पास एक नदी किनारे अपना घर बनाने का फैसला करते हैं। अब उस जमाने में जहाँ जगह देखी, खुला मैदान देखा, वहाँ लोग घर बनाकर रह लेते थे। कोई खास पाबंदी भी नहीं थी शायद। तो दोनों प्लान करने लग जाते हैं कि ठीक है, यहाँ पे अपना बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, वहाँ पे गाय भेड़ बकरियां, इस तरह सभी रहेंगे। अपने भविष्य को लेकर दोनों कई सारी उम्मीदें और सपने लेकर आए हुए होते हैं। उस रात दोनों घोड़ा गाड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन दोस्तों एक घोड़ा कहीं चला गया होता है, तो एरॉन उसको ढूंढने जाता है। मार्टी भी साथ जाना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि अरे यहीं आसपास होगा, मैं लेके आ जाऊंगा, तुम नाश्ता बना के तैयार रखो, मैं नहीं आया तो खा लेना, कहकर वो चला जाता है। जंगल में एक जगह पे अपने घोड़े को देख लेता है और उसे आवाज भी देता है, लेकिन वो वापस आने के बजाय दोस्तों और भागने लगता है। एरॉन दूसरे घोड़े पे तेजी से उसका पीछा करता है, पर एक जगह पे घोड़ा पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। एरॉन भी बेचारा गिर पड़ता है और उसका सर एक बड़े पत्थर से जोर से टकरा जाता है। दूसरी ओर मार्टी नाश्ता बनाकर एरॉन के इंतजार में होती है, लेकिन यार कई घंटे हो जाते हैं, उसका पता ही नहीं चलता। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। मार्टी बहुत घबराई भी होती है कि क्या करूं, न जाने एरॉन को क्या हो गया, और ये जगह उसके लिए वैसे भी बिल्कुल नहीं होती है। तभी घोड़े की आहट सुनाई देती है। मार्टी बड़ी खुश होती है कि एरॉन लौट आया, लेकिन एरॉन नहीं आता, बल्कि उसका दोस्त बेन आता है जो यहीं गांव में रहता है, वो आया होता है। और यार यहाँ पे एक सेटबैक लगता है। वो एरॉन की लाश लेकर आया होता है दोस्तों, और बताता है कि लगता है 2 दिन पहले ही एरॉन की मौत हो गई थी। आज मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने उसको देखा और लेके आ गया। मार्टी के तो पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके सारे हसीन सपने टूटकर बिखरते हुए नजर आते हैं। बेचारी गाड़ी में बैठकर फूट फूट कर बहुत रोती है। तो बैन कहता है कि देखो, होने को कौन टाल सकता है, बताओ, तुम आज रात मैनेज कर लो, मैं गांव में जाकर पादरी को बुला लाऊंगा और कल एरॉन का फ्यूनरल कर देंगे, कहकर वो भी चला जाता है। अब उस रात क्या बताऊं दोस्तों आपको, मार्टी की मानसिक स्थिति ऐसी रहती है कि बस क्या बोले, शायद हम सोच भी नहीं सकते। उसके पति की लाश बाहर पड़ी होती है और मार्टी गाड़ी में बैठी बैठी रो रही है। उसका कल कैसा होगा कुछ समझ नहीं पाती वो। उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अगले दिन एरॉन का फ्यूनरल होता है। गांव वाले भी आते हैं और बैन की वाइफ, जिसका नाम सारा है, वो मार्टी को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता है कि मार्टी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था यार। खैर वो कहती है कि अब जाओ, तुम मुंह धोकर आ जाओ, फ्यूनरल का वक्त हो रहा है। मार्टी मुंह धोकर फ्यूनरल में हिस्सा लेती है और यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि मार्टी प्रेग्नेंट भी है दोस्तों। उसकी कोख में एरॉन का बच्चा पल रहा है। तो सारा कहती है कि कुछ ही दिनों में जाड़े का मौसम शुरू हो जाएगा और बर्फ गिरने लगेगा। ऐसे में तुम वापस अपने गाँव नहीं जा पाओगी, क्योंकि उस मौसम में आसपास की चीजों को देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और यहाँ से कारवां भी नहीं निकलेगा। बसंत ऋतु में यहाँ से कारवां जाएगा, तुम उसमें चले जाना। पर मुश्किल यह है कि उस जमाने में गांव में एक अकेली औरत को कोई अपने घर में जगह नहीं देता था दोस्तों। अगर देता भी था तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। तो सारा कहती है कि तुम सोच कर फैसला करो कि तुम्हें आगे क्या करना है। बेचारी मार्टी बड़ी दुखी होती है और एरॉन की कब्र पर बैठे आंसू बहाने के अलावा कुछ कर नहीं पाती। तब गांव का एक आदमी जो फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए आया था ना, और उसने मार्टी और सारा की बातें सुनी थी, वो मार्टी से बात करता है। कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ और मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने वाला हूँ उसे इस वक्त कहना सही भी होगा या नहीं, लेकिन इसमें हम दोनों की भलाई है। मेरा वैसे कोई गलत इरादा नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? इस आदमी का नाम है दोस्तों क्लार्क, और ये है अपनी कहानी का हीरो। वो मार्टी को बताता है कि मेरी एक बेटी है और मेरी वाइफ 2 साल पहले चल बसी, और मैं चाहता हूँ कि अगले 6 महीने के लिए, मतलब जब तक जाड़े का मौसम खत्म नहीं हो जाता, तुम मेरी बेटी की देखभाल करो, एक माँ का प्यार उसको दे दो, उसे अच्छे से पढ़ाओ, अच्छी आदतें सिखाओ,
बदले में तुम मेरे घर में रह सकती हो और 6 महीने के बाद तुम वापस अपने गाँव चले जाना, बल्कि मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा, मैं पैसे दे दूंगा जाने के लिए। लेकिन बिना शादी के क्लार्क मार्टी को अपने घर में जगह नहीं दे सकता दोस्तों, इसीलिए बस वो शादी की बात कर रहा है। और तो और पादरी कल ही गाँव से चला जाएगा और बसंत ऋतु में ही लौटेगा, इसीलिए उसके जाने से पहले इनको शादी करनी पड़ेगी, वरना मार्टी का यहाँ कोई ठिकाना नहीं रहेगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। बेचारी मार्टी बहुत सोचती है कि क्या करूं। यही नहीं, क्लार्क की बातों में उसे कोई ढोंग या बनावट नजर नहीं आती। उसने अपने दिल की बात एकदम साफ साफ कह दी थी यार, और मार्टी को उस पर विश्वास हो जाता है कि ये मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। फिर भी वो थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर शादी के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जो एक लड़के की धुलाई कर रही होती है। तभी वहाँ पे क्लार्क आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है दोस्तों। असल में यही है क्लार्क की बेटी, नाम है मिसी। लड़ाकू बच्ची है और बड़ों की तरह बातें करती है। वैसे इस लड़के ने उससे कोई झूठ बोल दिया था, इसीलिए उसको पेल रही है मिसी। फिर क्लार्क उनकी लड़ाई रुकवाता है और फिर मार्टी के बारे में बताने लग जाता है। दूर से मार्टी और सारा ये देख रही होती है तो मिसी जिद करती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उसे वापस जाने को कह दीजिए। लेकिन क्लार्क किसी तरह उसको समझा बुझाकर शांत करा देता है और अपनी और मार्टी की शादी के लिए उसे कन्विंस कर लेता है। दोस्तों फिर चर्च में इनकी शादी हो जाती है। 2-3 दिन पहले मार्टी एरोन के साथ घर बसाने के सपने लेकर यहाँ पे आई थी, लेकिन अब उसे एक अजनबी से शादी करनी पड़ रही है। किस्मत क्या करवा देती है यार, बहुत दुविधा में होती है वो। शादी के लिए पादरी मार्टी की मंजूरी मांगता है तो बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से मंजूरी निकलती है। शादी के बाद वो घर आते हैं तो इसी घर के बाहर एक ट्री हाउस में चढ़कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई और उसकी माँ की जगह ले रही हो। मार्टी की समझ नहीं आता कि जो लड़की मेरे आने से इतनी नाखुश है उसका मैं भला 6 महीने तक ख्याल कैसे रखूंगी। लेकिन क्लार्क बहुत ही नरम दिल और शांत इंसान है दोस्तों। मार्टी से बहुत ही इज्जत से बात करता है, कहता है देखो ये है आपका कमरा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताइए। अब ये पहली रात थी तो उस रात मार्टी को नींद नहीं आती, क्योंकि इतनी जल्दी चीजें बदल गई उसकी लाइफ में। फिर वो सुबह देर से उठती है, वो कमरे से बाहर निकलती है तो मिसी उसको ताना मारती है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी देर से उठने वाली औरत कभी देखी नहीं, मुझे तो लगा कि आप मर गई हैं। इस तरह अपनी उम्र से बढ़कर कुछ ज्यादा ही बातें करती है मिसी। तो क्लार्क कहता है कि मिसी किसी का दिल दुखाने जैसी बातें मत किया करो बेटा। वो मार्टी से कहता है कि हम मार्केट जा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आराम करते रहिए, मैंने नाश्ता बना के रखा हुआ है, आप खा लीजिए। वैसे मुझे उतनी बढ़िया कुकिंग तो नहीं आती, पर मैं जैसा भी है बना लिया, कहकर वो मिसी को लेकर गाड़ी में जाता है। अब भूख तो लगी हुई थी मार्टी को तो वो अच्छे से खाती है, फिर अकेली झूले में बैठकर सोच में पड़ जाती है। यार एरोन को कैसे भूल सकती है दोस्तों, वो रात को बिस्तर पर लेटी हुई भी बहुत रो रही होती है। क्लार्क को उसका दर्द समझ में तो आता है, क्योंकि वो खुद अपनी वाइफ को भुला नहीं पाया अभी तक। लेकिन मिसी पूछती है ये पापा हमेशा रोती क्यों रहती है। तब क्लार्क कहता है कि बेटा जब दिल टूटता है ना तो आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, तुम अभी नहीं समझोगी। अगली सुबह की बात है दोस्तों, क्लार्क जल्दी उठकर खेती में लगा होता है। मार्टी भी उसे काम करता हुआ देख लेती है, फिर वो भी नाश्ता करती है। यहाँ क्लार्क मार्टी की सारी चीजें, घोड़ा गाड़ी का सामान वगैरह अपने शेड में ले आता है। मार्टी वैसे ढेर सारी बुक्स लेकर आई थी अपने साथ, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक है। तो मार्टी पूछती है आप मुझे अपनी बेटी की देखभाल के लिए लाए थे, लेकिन उसे मेरा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर मेरे यहाँ रहने से आपका क्या ही फायदा। और तब क्लार्क कहता है कि वो देखिए मिसी इस उम्र में घर के कितने मुश्किल काम काज संभाल रही है, लगता है उसका बचपन यूं ही कामों में निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो दूसरे बच्चों की तरह मस्ती करे, खेले, खुश रहे, पर उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो हमेशा इन कामों में लगी रहती है। मुझे आपसे बस एक ही उम्मीद है कि जब मैं घर पे ना रहूं तो आप उससे प्लीज बात कीजिएगा, काम में उसका हाथ बटा दीजिएगा और उसे पढ़ना लिखना और अच्छी अच्छी आदतें सिखाइए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो मार्टी भी कहती ठीक है मैं जरूर करूंगी, पर हाँ मुझे प्रॉमिस करिए आप कि बसंत ऋतु में आप मुझे वापस मेरे यहाँ छोड़ने का इंतजाम करवाएंगे। तो क्लार्क कहता है मैं अपना वादा हर कीमत पे निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले दिन से मार्टी मिसी के साथ मिलकर काम करती है। मिसी मार्टी को दूध वगैरह के बारे में सिखाती है तो मार्टी मिसी को पढ़ना लिखना। उस समय में लड़कियों की पढ़ाई को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी दोस्तों, उन्हें उतने स्कूल नहीं भेजा जाता था। खैर यहाँ पे मार्टी को दूध वगैरह के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी तो मिसी कहती है हटिए आप, मैं कर लूंगी, वैसे आप इतनी बड़ी हो पर अभी तक दूध भी निकालना नहीं सीखा आपने, लगता है सोने की थाली में खाने वाले किसी बड़े परिवार से हैं आप। इस तरह दोस्तों मार्टी को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती वो, और इसी वजह से दोनों के बीच बात बात पे बहस भी होती है। एक और मिसी चिल्लाती है तो मार्टी भी चुप नहीं रहती, वो भी चिल्लाती है कि मुझे जो काम आएगा मैं वही तो करूंगी। अब उस रात की बात है, डिनर के वक्त भी दोनों मुंह फुलाकर बैठी होती है। क्लार्क को जरा हंसी भी आती है कि लगता है इन दोनों के बीच कोई कोल्ड वॉर चल रही है। वो बताता है कि कुछ दिनों के बाद बैन के घर में एक गेट टुगेदर पार्टी है, हमें भी जाना होगा। तो मिसी फिर मार्टी की टांग खींचती कि ये नहीं जाएंगी पापा, क्योंकि ये वहाँ किसी को जानती तो है नहीं, इन्हें घर पे रहकर कामकाज करने दीजिए। अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने के इरादे से मार्टी कहती है कि नहीं नहीं मैं जरूर जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद अचानक एक सुबह मिसी गायब हो जाती है। मार्टी उसे पुकारती हुई शेड में जाती है तो
वहाँ मिसी ऊपर छुपी होती है। दरअसल यहाँ पे स्कंक नाम का एक जानवर पाया जाता है। उसी को देखकर मिसी डर रही है, कहती है कि उसे भगाओ तभी मैं नीचे आऊंगी। तो मार्टी कहती है कि तुम पहले नीचे आओ फिर उसे भगाऊंगी। पर मिसी कहती नहीं नहीं, क्या आप नहीं जानती कि वो पीछे से एक लिक्विड स्प्रे करता है जिसकी बू इतनी गंदी होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मार्टी कहती है कि हाँ मैंने उसके बारे में बुक्स में पढ़ा है, लेकिन जब तक तुम उसको डराओगी नहीं वो स्प्रे नहीं करेगा, चुपचाप नीचे आ जाओ। लेकिन इतने में इनका डॉग स्कंक को देखकर भौंकता है तो वो घबराकर पीछे से अपना बदबूदार लिक्विड स्प्रे कर डालता है दोस्तों, जो सीधे मार्टी पर बरसता है और वो पूरी जगह एकदम से बदबू से भर जाती है। फिर मार्टी को एक टब में बिठाकर मिसी उस पे टमाटर मिलती है, कहती है टमाटर से इसकी बदबू निकल जाएगी। इस तरह इनके बीच बहस और झगड़ों के साथ साथ कुछ हंसी मजाक के पल भी बीतते हैं दोस्तों। अब उस रात मार्टी खाना पकाते हुए हाथ जला लेती है अपना और क्लार्क फिर उसके घाव पे दवा लगाता है। मिसी कहती है ये बिल्कुल बेकार है पापा, खाना भी नहीं पका सकती। तो क्लार्क पूछता है ये अजीब बू कहाँ से आ रही है। तभी मिसी हंसती हुए कहती है कि पता है पापा, इस पर स्कंक ने अपना गंदा स्प्रे कर दिया था। मैंने फिर टमाटर मल के इनको नहलाया पर 2-3 दिन तक ये बदबू जाने से रही। खैर अगले दिन क्लार्क और मिसी फिर मार्केट जाते हैं। तभी क्लार्क मार्टी से पूछता है कि क्या आप भी आना चाहेंगी। तो मिसी कहती नहीं नहीं वो नहीं आएंगी, उन्हें घर पर बैठे जले हुए पैनकेक्स जो बनाने हैं। मैं तो पैनकेक्स भी बढ़िया बनाती हूँ और फ्राइड चिकन बनाना मेरी स्पेशलिटी है, समझी। इस तरह दोस्तों मार्टी को थोड़ा इंसल्ट करके मिसी क्लार्क के साथ चली जाती है मार्केट। और आज तो मार्टी भी जिद पकड़ लेती है कि मैं अब इससे भी बढ़िया फ्राइड चिकन बना के रहूंगी। उसके बुक्स में एक कुक बुक भी होती है जिसमें फ्राइड चिकन का रेसिपी देखकर वो कुकिंग करने का प्लान बनाती है। बड़ी मुश्किल से शेड से एक मुर्गी पकड़ लाती है, लेकिन इससे पहले वो उसे काटती, वो बेचारी मुर्गी मतलब भाग जाती है। आखिर वो एक और मुर्गी को पकड़ती है, अब उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डालती है दोस्तों। फिर उसे गर्म पानी में डालकर जैसे तैसे उसके पंख और बाल वगैरह उधेड़कर कुकिंग शुरू करती है। काफी मुश्किल प्रोसेस होता है यार। अगले सीन में मिसी और क्लार्क पहुंच जाते हैं घर। मार्टी के हाथ में होता है गर्मा गर्म फ्राइड चिकन। वो अकड़कर कहती है कि तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्ही को फ्राइड चिकन बनाना आता है, मैं भी बना सकती हूँ, समझी। और फिर तीनों बैठकर खाना खाते हैं। फिर मार्टी और मिसी कमरे में बैठी होती हैं। मार्टी के पास कुछ एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं क्योंकि वो थोड़े अमीर परिवार से है, पर मिसी के पास इतने बढ़िया ड्रेसेस नहीं है दोस्तों। वो पहली बार मार्टी को अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ सिलाई का काम बढ़िया करती थी। जब भी गाँव में किसी औरत का बच्चा होता था ना तो मेरी माँ उन्हें खूबसूरत रजाई बनाकर देती थी। तो मार्टी कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ की फोटो देखी, बहुत ही खूबसूरत थी वो, क्या तुम उन्हें मिस करती हो। इसका मिसी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो जाकर सो जाती है और मार्टी समझ जाती है कि मिसी बहुत ही दुखी है अपनी माँ को लेकर और अपनी माँ को बहुत ही मिस करती है। वैसे आपको बता दूं 2 महीने बीत चुके हैं दोस्तों। अब एक रात की बात है, मार्टी बाथटब में नहा रही होती है। गुनगुना पानी होता है तो उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। अचानक क्लार्क अंदर घुस जाता है। बेचारा नहीं जानता था कि मार्टी अंदर है और दोनों एक दूसरे को देखकर अचानक से ऑकवर्ड हो जाते हैं, चिल्लाते हैं दोनों। तो क्लार्क घबराकर गलती से गरम स्टोव में हाथ रख देता है और फिर टेबल से टकराकर गिर जाता है। मार्टी को भी थोड़ी शर्म आ जाती है और वो जैसे तैसे वहां से निकल जाती है। अगली सुबह की बात है, क्लार्क अकेला कहीं जाने लग जाता है। मार्टी मिसी से पूछती है तो वो बताती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ जाते हैं, हर संडे को इस तरह निकल जाते हैं और कहीं पे बैठकर अपने आप से बातें करते हैं शायद। लेकिन मार्टी जानना चाहती है कि आखिर क्लार्क जाता कहाँ पे है। वो उसके पीछे पीछे जाती है दोस्तों, लेकिन ठंड बहुत ही ज्यादा होती है तो वो और आगे नहीं जा पाती और घर लौट आती है। तब वो देखती है कि मिसी अकेले में अपनी माँ के ड्रेस को सहलाती हुई बहुत इमोशनल होकर रो रही है। उसका दुख मार्टी से देखा नहीं जाता और वो खुद भी रोने लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर मिसी बाहर आती है और मार्टी पे बरस पड़ जाती है। कहती है क्या कर रही हैं आप, आपको मेरी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहिए, कोई हक नहीं है आपका। मैं रो रही थी और आप हो कि चुपके से अंदर झांक रही हो। तो मार्टी शांति से समझाती है उसको कि अरे मैं तुम्हारी प्राइवेसी में दखल नहीं दे रही थी, पर तुम्हें इस वक्त किसी के साथ अपना दुख शेयर करने की सख्त जरूरत है। देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पर वो कहती है कि अरे आप मेरी मदद क्यों करेंगी, आप मेरी माँ नहीं है और ना ही कभी उनकी जगह ले पाएंगी। मुझे तो बस बसंत ऋतु का इंतजार है कि कब वो कारवां निकलेगा और कब आप यहाँ से निकलोगी। यार ये मार्टी का दिल दुख जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मिसी ने बात ही ऐसी कर रखी है यार। उसे अभी भी मार्टी से पता नहीं नफरत क्यों है। क्लार्क भी ये सब देख लेता है। मार्टी को अब यहाँ रहने का कोई मतलब नजर नहीं आता तो वो अपनी चीजें पैक करने में लग जाती है। तो क्लार्क उसे कहता है कि अरे आप उसकी बातों को गलत मत समझो, उसे आपसे नफरत नहीं है। बात यह है कि उसे अपनी माँ की मौत का अब भी दुख है और वो उस दुख से निकल नहीं पाई है। वही गुस्सा बनकर उसकी बातों में छलक रहा है। आपके आने के बाद उसके अंदर बहुत से बदलाव आ गए हैं, ये मैंने खुद नोटिस किया, सच कह रहा हूँ। और मैं आपको सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए नहीं लाया था। मुझे लगा कि आप उसके अंदर के दुख को समझकर उसे उस दुख के बाहर निकालने में मदद करेंगी। मैं जानता हूँ कि वो जब अकेली होती है तो अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है, इसीलिए आप प्लीज जाइए मत ना, उसे आपकी जरूरत है। एक न एक दिन वो जरूर आपको समझ लेगी, जरूर आपको अपना लेगी। ये बातें सुनने के बाद मार्टी भी सोच में पड़ जाती है कि बिन माँ की इस बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं। और तो और दोस्तों जाड़े के खत्म होने तक यहाँ से कोई कारवां भी नहीं निकलेगा तो मार्टी तब तक यहाँ पे रुकने का फैसला कर लेती है। और तब उसको ख्याल आता है कि मिसी अपनी माँ का एक खूबसूरत ड्रेस देखकर रो रही थी, शायद उसको वो ड्रेस बहुत ही पसंद है और मिसी ने ये भी कहा था कि उसके पास अच्छे ड्रेसेस नहीं है। तो मार्टी को यहाँ पे एक बढ़िया सा आइडिया आता है। वो उस ड्रेस को निकाल कर उसे मिसी के साइज के हिसाब से ऑल्टर कर देती है।
रात भर ये काम करते करते माटी सो जाती है। सुबह मिसी उठती है तो माटी के हाथ में अपनी माँ के ड्रेस को देखती है। वो धीरे से उसे निकालती है तो माटी की आंख खुल जाती है। अब वो ड्रेस मिसी को एकदम बढ़िया फिट करता है। मिसी को अलग खुशी होती है देखकर। तो इस तरह मिसी की माँ के फेवरेट ड्रेस को मिसी के लिए बढ़िया तैयार करके मार्टी ने उसका दिल जीत लिया दोस्तों। और यही ड्रेस पहनकर मिसी, मार्टी और क्लार्क साथ में जाते हैं बैन और सारा के घर पे पार्टी पे, उस गेट टुगेदर पार्टी में। मतलब उस ड्रेस में अपनी बेटी को देखकर क्लार्क कहता है कि आज मेरी बेटी सच में प्रिंसेस लग रही है। आखिर वो सारा के घर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ मिसी के ड्रेस को देखकर दूसरे बच्चों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो लड़का भी आया होता है दोस्तों जिसने शुरुआत में मिसी के हाथों से मार खाई थी। तो मिसी एकदम अकड़ कर कहती है कि अबे हट जा, हवा आने दे जरा, कहकर वो शान से उनके घर में एंटर करती है। फिर पार्टी के बाद वो घर लौट रहे होते हैं दोस्तों। एक जगह गाड़ी बुरी तरह से हिलती है तो मार्टी अपना पेट पकड़ लेती है क्योंकि उसका अब पता नहीं कौन सा महीना चल रहा है लेकिन नजदीक ही है डिलीवरी। तो क्लार्क पूछ लेता है उससे बच्चे की डिलीवरी कब है। मार्टी कहती है फरवरी में। लेकिन आपको कैसे पता चला, वो क्लार्क से पूछती है दोस्तों। क्लार्क कहता है कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी ना तो वो भी गाड़ी में जाते वक्त सेफली इस तरह से अपने पेट को कवर करती थी, बस इसलिए मैंने गेस किया। मार्टी पूछती है कि बच्चा हो जाने के बाद मुझे वापस अपने गाँव जाने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे कारवां को, क्या बहुत ज्यादा होंगे? वो पैसे देने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो क्लार्क कहता है वो मैं मैनेज कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए उसकी। और फिर जाड़े का मौसम दोस्तों लगभग शुरू हो जाता है। एक संडे को क्लार्क फिर एक बार अकेला कहीं चला जाता है, पता नहीं जहाँ जाता होगा हर बार। इस बार मार्टी फिर उसके पीछे पीछे जाती है। दरअसल क्लार्क एक जगह बैठकर गाना गाता है बढ़िया सा। मार्टी को थोड़ी हंसी भी आती है वैसे। तो वो अपने घोड़े को देखती है, वही दोस्तों जिसको पकड़ने के लिए एरोन गया था और उसी दौरान पत्थर से टकराकर मर गया था। तो मार्टी उस घोड़े के पास जाती है। अचानक बर्फ बरसने लग जाता है और थोड़ी देर में मौसम इतना खराब हो जाता है ना कि आसपास की कोई भी चीज नजर नहीं आती। क्लार्क तो बड़ी मुश्किल से अपने डॉग को लेकर घर पहुंच जाता है। तो वो मिसी से पूछता है मार्टी कहाँ गई? वो कहती है अरे वो आपके पीछे पीछे गई थी। तो क्लार्क घबरा जाता है कि न जाने मार्टी कहाँ फंस गई होगी, इस मौसम में न जाने कहाँ चली गई होगी। फिर वो मिसी को एक गन देकर कहता है कि अगर 10 मिनट के अंदर मैं नहीं लौटा तो तुम गन को ऊपर की ओर शूट करना, और अगर मेरे लौटने से पहले मार्टी आ जाए तब भी तुम इस गन को ऊपर की ओर शूट करना। आवाज सुनकर मुझे घर का रास्ता पता लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है बेटा? पर हाँ किसी भी हाल में तुम बाहर मत निकलना। कहकर दोस्तों वो मार्टी को ढूंढने बाहर निकलता है और तूफान इतना तेज होता है कि क्या बताऊं। क्लार्क मार्टी को जोर जोर से पुकारता है कि मार्टी कहाँ हो कहाँ हो, लेकिन वो आवाज भी सुनाई नहीं देती। इतना तेज तूफान चल रहा होता है। क्लार्क मार्टी को हर तरफ ढूंढता है, हर तरफ मतलब, और आखिर 10 मिनट के अंदर वो मार्टी को घोड़े के पास देख लेता है। बेचारी बहुत डरी भी होती है और सिकुड़ कर ठंड में बैठी होती है। क्लार्क उसे वापस ला रहा होता है। 10 मिनट हो जाने की वजह से मिसी गन को शूट करने लगती है और फिर क्लार्क उसी दिशा में चलने लग जाता है, लेकिन गन में बुलेट्स खत्म हो जाते हैं दोस्तों। इस वजह से क्लार्क फिर रास्ता भटक जाता है। वो जान ही नहीं पाता कि कहाँ जा रहा है। लेकिन मिसी बहुत ही समझदार बच्ची है। वो एक बड़ा सा बर्तन लाकर उसे जोर जोर से पीटती है और उस आवाज को सुनकर क्लार्क को दिशा मिल जाती है और वो सही सलामत मार्टी को लेकर घर आ जाता है। तो अब क्योंकि मार्टी ने गलती की थी वो आई नहीं घर जल्दी से। वो माफी मांगती है इस चीज के लिए। कहती है उस घोड़े को देखकर मुझे एरोन की याद आ गई, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था, मेरी वजह से आपको भी तकलीफ हुई ना? तो क्लार्क कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे आप परेशान मत होइए। यहाँ से सीधे दोस्तों थैंक्स गिविंग के दिन को दिखाते हैं। क्लार्क एक टर्की बर्ड का शिकार करके आता है और उसे पकाकर मस्त डिनर किया जाता है। मिसी मार्टी से कहती है कि मुझे थैंक्स गिविंग से ज्यादा क्रिसमस अच्छा लगता है। वैसे आपके घर में क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया जाता था? तो मार्टी बताती है कि मेरे दोनों पेरेंट्स अब नहीं रहे, लेकिन मेरी एक बुआ है जिनके घर में मैं रहती थी। उन्हें मेरा एरोन से शादी करना अच्छा नहीं लगा। उनकी मर्जी के खिलाफ हम दोनों घर छोड़कर यहाँ आ गए थे। मिसी कहती पर अब की बार तो आप क्रिसमस हमारे साथ यहीं मनाएंगी ना? आपका बच्चा भी यहीं पे होगा ना? इस तरह मिसी थोड़ा इमोशनली बातें करती है। मतलब मिसी मार्टी को अपने परिवार का सदस्य मान चुकी है दोस्तों। वक्त बीतता है और आखिरकार क्रिसमस भी आ जाता है। मार्टी का पेट थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और अब तो मार्टी बिना कुक की बुक देखे बढ़िया कुकिंग कर लेती है, मतलब बिना किसी हेल्प के। सच कहूँ तो मार्टी को अब ये जगह बहुत ही पसंद आ गई है। साथ ही मार्टी और मिसी के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है दोस्तों। वो मिसी को कहानियां सुनाती है, उसे बुक्स पढ़ना सिखाती है, सिलाई भी सिखाती है, जो कि मिसी की माँ क्या करती थी। और अब मिसी भी अकेले में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोती नहीं है क्योंकि उसके पास अब मार्टी है। क्रिसमस के दिन क्लार्क मिसी को लकड़ी का बनाया हुआ एक छोटा सा घर गिफ्ट करता है। मार्टी के होने वाले बच्चे के लिए क्लार्क ने अपने हाथों से एक पालना बनाया होता है, उसे वो मार्टी को गिफ्ट करता है और बड़ी खुश होती है मार्टी, क्योंकि उसके लिए जो भी कर रहा है ना ये क्लार्क, उसके बदले में वो क्लार्क को क्या ही दे सकती है यार। और तो और मार्टी के दिमाग में कई बातें चल रही होती है, वैसी बातें भी दोस्तों, लेकिन फिर वो उस चीज में ज्यादा नहीं पड़ती और सोचती है बच्चा होने के बाद मुझे यहाँ से वापस अपने गाँव जाना पड़ेगा, पर वहाँ अगर मैं गई तो मेरे बच्चे को एक पिता का प्यार नसीब नहीं होगा जो कि यहाँ मिल सकता है, क्योंकि क्लार्क उसे बच्चे का प्यार दे सकता है। ये सारी चीजें वो अपने दिमाग में सोचती है। खैर दोस्तों इसी बीच मिसी बहुत ही अच्छे से सिलाई करना सीख जाती है। अब ऐसे में मार्टी का लेबर पेन हो जाता है शुरू। वो क्लार्क से कहती है कि जल्दी से दाई को बुला दो, लेकिन दाई के आने तक बहुत देर हो जाएगी दोस्तों और मार्टी का दर्द भी बहुत बढ़ जाता है।
तो क्लार्क कहता है कि मैं खुद तुम्हारी डिलीवरी करूंगा। मार्टी घबरा जाती है कि आप कैसे करेंगे? तो क्लार्क कहता है कि मुझे घोड़ों की डिलीवरी करने का एक्सपीरियंस है। तो मार्टी चिल्ला देती है कि पागल आदमी, घोड़ा और इंसान में फर्क नहीं होता क्या? प्लीज दाई को बुलाओ ना। इतने में मिस्सी भी कहती है, अरे मेरे पापा घोड़ों की डिलीवरी बढ़िया करते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी भी वो करेंगे बढ़िया से। मार्टी रोती है कि हे भगवान, बाप बेटी मिलकर मेरे और मेरे बच्चे की जान लेकर ही छोड़ेंगे। उसे बड़ी शर्म भी आती है कि क्लार्क डिलीवरी करेगा। होता ये दोस्तों। तो क्लार्क कहता है, अरे शर्माने की क्या बात है इसमें, समझ लो मैं डॉक्टर हूँ और तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस कुछ ज्यादा मत सोचो। तो मार्टी चिल्लाती, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। और यहाँ से सीधे दिखाते हैं मार्टी के हाथ में उसका प्यारा सा बच्चा है दोस्तों। क्लार्क ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी डिलीवरी कर दी है। मिसी मार्टी को चिढ़ाती भी है, आप तो पापा को पागल आदमी कह रही थी, और गला फाड़ कर चिल्लाने भी लगी थी। वैसे मार्टी को बेटा हुआ है और वो बच्चे का नाम रखती है एरॉन। जी हाँ दोस्तों, अपने पति का ही नाम देती है उसको। वो तीनों बड़े खुश दिखते हैं। इसके 1 महीने के बाद बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, बर्फ पिघलकर नीचे आ जाती है। क्लार्क एरॉन का बड़ा ख्याल रखता है। इस बीच क्लार्क और मार्टी के बीच भी दोस्तों एक तरह की बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो जाती है। तब बैन का परिवार नन्हे एरॉन को देखने आता है। सारा बच्चे को बड़े प्यार से उठा लेती है और उसे लाड प्यार करती है। तब वो कहती है कि जब मेरा बच्चा हुआ था तो मैं और मेरा पहला पति बड़े खुश थे। मार्टी चौंक जाती, क्या पहला पति? तो सारा कहती है कि हाँ सही सुना तुमने, मेरी लाइफ में भी लगभग वही हुआ जो तुम्हारी लाइफ में हुआ है। मेरे पहले पति के साथ मेरे 2 बच्चे हुए। जब मेरे पति की मौत हुई तो घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी बैन से करवा दी। मुझे बहुत दुख हुआ। शुरू में मैं बैन से नफरत करती थी, लेकिन उसने मुझे जो प्यार दिया, जो मेरी केयर की, मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा तो पति मुझे कभी मिल नहीं सकता था। और फिर मुझे उससे प्यार हो गया और आज तक हम बहुत ही खुश हैं। यार प्यार कब कैसे और किससे मिल जाए ना, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जब प्यार मिलता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे वो प्यार अपनी दूसरी शादी से मिला, बैन से। इस तरह बच्चे को देखकर वो चले जाते हैं और सारा की बातों ने मार्टी के दिल की दुविधा को काफी हद तक कम कर दिया होता है। अब वो क्लार्क को खोना नहीं चाहती और फैसला करती है कि वो वापस अपने गांव नहीं जाएगी और यहीं क्लार्क और मिसी के साथ अपना जीवन व्यापन करेगी। इसके 1 महीने के बाद दोस्तों क्लार्क और मार्टी खेत में बीज बो रहे होते हैं। काम करते करते दोनों खेलने भी लग जाते हैं। मार्टी उसको जरा धक्का मारती है और वो गिर पड़ता है। मार्टी की हरकतों से वो जोर जोर से हंसता भी है और तभी मिसी कहती कि पापा आप हंस रहे हो। और तब वो रियलाइज करता है कि अपनी वाइफ की मौत के 2 साल के बाद आज वो जी खोल के हंसा। वो मार्टी को चिढ़ाने लग जाता है, छेड़ने लगता है। मिसी के जाने के बाद वो मार्टी के करीब भी आता है दोस्तों, उसे किस करने वाला होता है। लगता है मार्टी भी पास आ रही है, लेकिन अचानक कहती है एरॉन रो रहा है, मुझे जाना होगा। क्लार्क को लगता है कि शायद मार्टी के मन में उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है और शायद वो अपने गांव जाने का फैसला कभी बदलेगी नहीं। पर वो नहीं जानता ना, मार्टी तो अंदर जाकर स्माइल करती है, ब्लश करती है। वो भी क्लार्क को चाहती है, लेकिन एकाएक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अगले दिन इनके शेड में आग लग जाती है। क्लार्क अंदर घुसकर अपने घोड़ों को बचाता है। घर से ये सब देखकर मार्टी बहुत घबरा जाती कि कहीं क्लार्क को कुछ हो ना जाए। मार्टी भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन अब वो प्रार्थना करने में लग जाती कि क्लार्क को सही सलामत बचा दीजिए भगवान। क्लार्क को थोड़ी चोटें आई होती हैं दोस्तों और मार्टी उसके घाव पे दवा लगाती है और कहती है कि थोड़ी देर के लिए मेरी तो जान निकल गई थी, अच्छा हुआ आप सही सलामत हो। लेकिन क्लार्क उसकी बातों को कैजुअली लेता है और कहता है तुम्हारे बुक्स और घोड़े गाड़ी की कुछ चीजें जल गई, उन्हें मैं बचा नहीं पाया, लेकिन जब तुम्हें तुम्हारे गांव वापस भेजूंगा ना तो उन सारी चीजों की भरपाई कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बातें क्लार्क जानबूझ के बोल रहा है, लेकिन क्लार्क के मुंह से उसे वापस भेजने की बात मार्टी को चुभ जाती है और वो काम का बहाना करके उठकर चले जाती बाहर। मार्टी यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन वो मुंह खोलकर ये बात क्लार्क को बताती भी नहीं है। 1 महीना बीत जाता है। क्लार्क और मार्टी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। इसी बीच दोनों मिलकर उस जगह भी जाते हैं जहाँ बैठकर क्लार्क गाना गाता था। वो कहता है कि यार ये जगह बहुत ही खास है, तुम्हें कोई भी जरूरी फैसला लेना हो ना और उसके बारे में तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो बस यहाँ पे बैठ के सोचना, तुम्हें सही फैसला नजर आ जाएगा। ये कहकर क्लार्क उठकर चला जाता है। मार्टी अपनी आंखें बंद करती है और अपनी लाइफ में हुई घटनाएं उसके सामने एक फ्लैश की तरह दिखती हैं। मार्टी ने एरॉन से प्यार किया, उसके साथ जिंदगी बताने यहाँ पे आई, लेकिन उसकी मौत हो गई। और फिर मार्टी को इस परिवार में जगह मिली, प्यार मिला। अब वो इस परिवार को, इस प्यार को छोड़कर नहीं जाना चाहती यार। सीधे सीधे अपने दिल की बात बताने में शर्माती भी है, इसीलिए एक लेटर के जरिए ये बात वो क्लार्क को बताना चाह रही है। वो लेटर में लिखती है कि डियर क्लार्क, कारवां बहुत ही जल्दी यहाँ से रवाना होगा और मैं उसमें जाना नहीं चाहती, मुझे यहीं रुकने को कहो ना। अब इसको पढ़कर क्लार्क का रिएक्शन क्या होगा ये वो देखना चाहती है मार्टी। वो उस लेटर को क्लार्क की डायरी में रख देती है, जिसे वो रोज रात को पढ़ता है। उसके ऊपर एक कपड़ा रखकर मार्टी अपने रोज के काम में लग जाती है। अब उसको उम्मीद है कि क्लार्क जरूर कहेगा कि नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, यहीं पे रह लो। और मार्टी अपने कपड़े धो रही होती है तो मिसी से कहती है बेटा अपने पापा से कपड़े ले आना, मैं धुल दूंगी। मार्टी ने पहले कभी क्लार्क के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया था और अब पूछ रही है
तो मिसी हंसकर कहती है, अच्छा ये बात है, मैं सब समझती हूँ आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। मतलब आप यहीं रहेंगी ना, बड़ा मजा आएगा फिर तो। मैं अभी पापा के कपड़े लेके आ जाती हूँ। इस तरह वो भी मार्टी के दिल की बात को समझ जाती है। वो बड़ी खुश होती है कि मार्टी अब उसकी माँ की जगह ले पाएगी। फिर वो क्लार्क के कपड़े उठाती है। अब वो डायरी पे रखे कपड़े उठाती है तो डायरी गिर जाती है और मार्टी का लेटर बेड के नीचे गिर जाता है, जिसे मिसी नहीं देखती। फिर कपड़े वगैरह धोकर मार्टी क्लार्क के लिए चाय बनाती है। वो बड़ी खुश है कि क्लार्क जरूर उस लेटर को पढ़ेगा और मार्टी से कहेगा कि प्लीज मत जाओ, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाओ। ऐसा मार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि क्लार्क जब पढ़ेगा तो ऐसी बातें करेगा। उस रात क्या होता है, रोज की तरह क्लार्क डायरी को पढ़ता है, लेकिन वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। तो मार्टी को फिक्र होती है कि मेरा लेटर पढ़कर भी ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। क्लार्क कहता है, कल मैं बैन के घर जा रहा हूँ, उनके घोड़े की डिलीवरी करवानी है, तुम भी चलना चाहती हो तो चलो। तो मार्टी कहती, नहीं मुझे वापस जाने के लिए चीजें पैक करनी है ना, आप जाइए। दरअसल मार्टी तो ये सब जानबूझ के कह रही है, वो बस क्लार्क का रिएक्शन देखना चाहती है उसके जाने वाली बात पर। लेकिन क्लार्क कहता है, ठीक है मैं मिसी से कह दूंगा, वो तुम्हारी मदद कर देगी पैकिंग में। और ये कहकर वो चला जाता है। अब यहाँ दोस्तों गड़बड़ हो गई। मार्टी का दिल दुख जाता है कि ये मुझे रोकने के लिए कह क्यों नहीं रहा है। इसलिए मार्टी ने अटल फैसला ले लिया है कि वो यहाँ से जाके ही रहेगी, यहाँ पे नहीं रहेगी। वो परेशान हो जाती है यार कि मेरा लेटर पढ़कर भी मुझे रुकने के लिए नहीं बोल रहा, बताओ यार। और यहाँ दूसरी ओर क्लार्क मिसी से कहता है कि अरे मार्टी तो यहाँ से जाने का फैसला कर चुकी है, अब उसकी चीजें पैक कर दो, तुम मदद कर दो उसकी। तो मिसी क्लार्क से कहती है, आप उनको रोक क्यों नहीं रहे हो, उनको जाने मत दीजिए ना। इस तरह क्लार्क से नाराज होकर वो भाग जाती है। अब ये देखकर मार्टी को और दुख होता है। आखिर मार्टी को विदा करने का वक्त आता है दोस्तों। मिसी बहुत रोती है, वो चाहती कि मार्टी उसके साथ रहे। क्लार्क को भी दुख है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स दिखाता ही नहीं यार। मार्टी के अब भी समझ में नहीं आता कि लेटर पढ़कर भी क्लार्क मुझे रोकना क्यों नहीं चाह रहा है। क्या सच में उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर वो एरोन को क्लार्क के हाथ में देकर मिसी को दिलासा देती है। मिसी का रोना उससे देखा नहीं जाता। न जाने आज के बाद वो मिसी को फिर कभी देख भी पाएगी या नहीं। वो अपनी माँ का एक लॉकेट मिसी को पहनाती है और कहती है, इसे देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, प्लीज मुझे कभी भूलना मत मिसी। फिर वो क्लार्क से विदा लेती है और कहती है, उस दिन फ्यूनरल में अगर आप नहीं आए होते तो मेरी जिंदगी का क्या होता ना, मैं सोच भी नहीं सकती। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो भारी दिल लिए मार्टी चली जाती। दोस्तों क्लार्क और मिसी वापस घर आते हैं तो घर एकदम सूना हो जाता है। अब क्लार्क अपने कमरे में बैठकर रोने लग जाता है और भगवान से शिकायत करता है कि मार्टी मेरी लाइफ में क्यों आई और अब वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उसे मेरे लिए कोई फीलिंग्स क्यों नहीं है, उससे अलग होकर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस तरह वो बेचारा टूट कर रोता है और तब नीचे उसे वो लेटर दिखता है यार, क्योंकि वो लेटर तो नीचे गिर गया था ना उस दिन बैठ के। उसे पढ़ने के बाद क्लार्क को मार्टी की फीलिंग समझ में आ जाती है। क्लार्क तुरंत भागकर मिसी के पास जाता है और कहता है कि बेटा तुम कहीं मत जाना, मैं अभी जाकर मार्टी को वापस लेकर आता हूँ। और मिसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता ये सुनकर। क्लार्क अपने घोड़े पे तेजी से निकल जाता है दोस्तों और आखिरकार कारवां के बहुत ही पास पहुंच जाता है। वो मार्टी का नाम पुकारता है तो गाड़ी वाला पूछता है, यहाँ मार्टी कौन है। तो मार्टी झांकती है और क्लार्क को देख लेती है। ओहो क्या सीन है ये। गाड़ी रुकवा दी जाती है दोस्तों। क्लार्क भागा चला आता है और मार्टी का हाथ पकड़ कर कहता है कि मार्टी प्लीज मत जाओ ना, यही मेरे साथ रह लो। तो मार्टी कहती है, मैं तो रह जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, किस वजह से रहूं। दरअसल मार्टी उसकी परीक्षा ले रही है कि ये अपने प्यार का इजहार कब करेगा। तो क्लार्क कहता है कि वजह यह है मार्टी कि मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो क्या। बुद्धू कहीं के, अब जाकर ये बात तुम्हारी समझ में आई और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ कहकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में दोस्तों दोनों घर आ जाते हैं। मिसी बहुत ही खुश होती है और भागकर मार्टी से लिपट जाती है और कहती है, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना माँ जी। इस तरह मार्टी बहुत इमोशनल हो जाती है दोस्तों। तीनों खुशी खुशी घर के अंदर आ जाते हैं और इसी खुशी के साथ ये गुड फील यार, कितनी प्यारी मूवी थी, खत्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें यार, प्लीज शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।